गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है धरती कितना देती है पढ़ रहे हैं। इसका आज हम भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 3 इसका हम पढ़ चुके हैं। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जो है उन्होंने पहले जो आपके पाठ्य पुस्तक 12th क्लास में जो कविता लिखी है, पहली है भारत माता कविता लिखी है और दूसरी है धरती कितना देती है। यानी इसमें जो ग्रामीण परिवेश है उसका वर्णन किया है और यहाँ पर धरती हमें कितना देती है, अर्थात धरती में अगर हम सही दिशा में प्रयत्न करेंगे, सही बीज बोएंगे तो हमें जैसा बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही प्राप्त होगा। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें संदेश दिया है कि इसी प्रकार से धरती पर, जिस प्रकार से धरती में सही बीज बोने पर वो अंकुरित होकर के फसल के रूप में हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार से यहाँ धरती पर हमें मानवता का धर्म निभाते हुए एक दूसरे के प्रति समानता की भावना, प्रेम की भावना, सद्भावना और एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर इस संसार में, इस समाज में, इस देश में इस प्रकार के बीज हम बोते हैं, अर्थात एक दूसरे में प्रेम के, समानता के, सद्भाव के और मिलजुल कर रहने के बीज हम बोते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, तो हमें उसका परिणाम भी अच्छा ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर कवि ने बताया है कि पहले जो है कवि ने लोभवश और स्वार्थ के कारण कुछ पैसे जमीन में बो दिए थे, लेकिन अज्ञानता के कारण कवि ने सोचा कि इसमें फसल की तरह ही बहुत सारे पौधे उगेंगे, पेड़ बनेगा और फिर उस पेड़ पर जो पैसे आएंगे, फलदार आएंगे, उनसे मैं एक दिन बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। और ये सोच करके कवि ने उसमें पैसे बो दिए, लेकिन बहुत दिन निकल जाने के बाद भी उससे वो अंकुरित नहीं हुए और पैसे नहीं उगे। तो यहाँ पर कवि ने जो हमारी धरती माता है, हमारी पृथ्वी है, उस पर जो पैसे बोए थे वो नहीं उगने के कारण धरती को बंजर या अनुपजाऊ भूमि कह दिया। यानी कि हमने सफलता सही कार्य नहीं किया, हमने सही कार्य नहीं किया, अच्छा कार्य नहीं किया, तो हमें उसका परिणाम या उसका फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है। उसके कुछ ही दिन बाद जब अर्धशती निकल गई, यानी कि जो है 50 वर्ष बीत गए, उसके बाद कई ऋतुएं आई और गई, लेकिन कभी एक दिन ऐसे ही जब वर्षा ऋतु आई और कवि ने सेम के कुछ बीज जो है अपने आंगन में धरती को कुरेद करके उसमें बो दिए। कुछ ही दिन बाद कवि को घटना याद नहीं रही, लेकिन जब कवि ने देखा कि सेम के बीज अंकुरित हो चुके हैं और छोटे छोटे पौधे जो है उगाए हैं, ये देख करके कवि को आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी हुई। कवि ने यहाँ पर सही दिशा में सही प्रयत्न किया और अच्छा कार्य किया, उसका फल कवि को मिला, उसमें सफलता प्राप्त हुई। यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि अगर हम अच्छा कार्य करें, अच्छे प्रयास करें, सही दिशा में प्रयत्न करें, तो उसका फल भी हमें या उसका परिणाम भी हमें अच्छा ही प्राप्त होगा और उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर कवि ने जो है धरती माता को रत्न प्रस्विनी यानी रत्न
यहाँ पर इनकी कविता है, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में निज स्वार्थ लोग बस पैसे बोकर, रत्न प्रसवीनी है वसुधा अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची ममता के दारे बोले हैं। यह धरती कितना देती है, धरती माता जो है हमें कितना देती है, ये रत्न उत्पन्न करने वाली है और इस धरती पर रहने वाले, इस भूमि पर रहने वाले प्रत्येक जीव का भरण पोषण करती है। अपने पुत्रों को, यानी इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों को, अपने पुत्रों को ये धन धान्य से परिपूर्ण करती है, सहनशील रहती है और ये जो है हमें कितना देती है। धरती माता कितना है अपने प्यारे पुत्रों को, ये अपने प्यारे पुत्रों को धन धान्य से परिपूर्ण करती है, उनका भरण पोषण करती है और इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव को जो है उसका भरण पोषण करती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। कवि कहता है कि मैं धरती माता के महत्व को नहीं समझ पाया था कि इसकी महत्ता क्या है, क्योंकि मैंने बचपन में अबोधता के कारण, अज्ञान के कारण जो पैसे खो दिए थे लोभ और स्वार्थ के कारण, और जब वो अंकुरित होकर के उसका पेड़ नहीं बना, पौधा बनकर पेड़ नहीं बना और उसके पैसे नहीं आए वो सारे, तो मैंने सोचा ये धरती जो है यह अनुपजाऊ है, बंजर है, इसमें कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन धरती हमारे लिए कितना करती है, हमारी माता के समान हमारा भरण पोषण करती है, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण करती है और जो भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं उन सबका भरण पोषण करती है। ये रत्न उत्पन्न करने वाली है और अपने संतानों को, अपने पुत्रों का पालन पोषण करने वाली है। इसके महत्व को मैं स्वार्थ और लोभ के कारण समझ नहीं पाया था। बचपन में निज स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर, रत्न प्रसवीनी है वसुधा अब समझ सका। कवि कहता है कि बचपन में अपने स्वयं के स्वार्थ और लोभ के खातिर मैंने कुछ पैसे जमीन में बो करके और यह अपेक्षा की थी कि इन पैसों का जो है पेड़ उगेगा और मेरे पास एक दिन बहुत सारे पैसे होंगे और मैं धनवान से बन जाऊंगा। लेकिन यह मेरे स्वार्थ और मेरा लोभ था और मैंने धरती को पैसे नहीं उगने के कारण अनुपजाऊ और बंजर भूमि बताया। रत्न प्रसवीनी वसुधा अब समझ सका हूँ मैं। रत्न प्रसवीनी यानी रत्न उत्पन्न करने वाली, प्रसवीनी यानी उत्पन्न करने वाली, वसुधा यानी धरती अब समझ सका हूँ मैं। अब मेरी समझ में आया है कि धरती जो है रत्नों को उत्पन्न करने वाली है, अर्थात मणि मोतियों को, मणि माणिक रत्नों को उत्पन्न करने वाली है, सभी का भरण पोषण करने वाली है। इस बात को मैं अब समझ सका हूँ। जब एक दिन कवि ने जो है अपने आंगन में वर्षा ऋतु में जब संध्या के समय कवि ऐसे ही टहल रहा था, तो कवि ने अपने आंगन में थोड़ी सी सतह को कुरेद करके, थोड़ी सी भूमि को कुदेद करके उसमें सेब के बीज रोपे थे या बो दिए थे। कुछ ही समय बीतने के बाद या कुछ दिनों बाद सेब के बीज अंकुरित होकर के और पौधे बन गए। वो पौधे ऐसे लग रहे थे जैसे कि पलटन खड़ी हो, सेना खड़ी हो, छाता ताने हुए और छोटे छोटे कद के जो थे मानो वो सेना के जैसे आगे बढ़ रहे हो। कवि को जब ऐसा लगा तो कवि अत्यधिक ही आश्चर्यचकित और प्रसन्नचित्त हो गया, प्रसन्न हो गया और उसकी समझ में आया कि बचपन में अपने स्वार्थ और लोभ के खातिर जो पैसे मैंने बो दिए थे और मैंने इसको, भूमि को, पृथ्वी को अनुपजाऊ या बंजर
भी अच्छा नहीं होगा। अब जब मैंने सेम के बीज बोए और वो पौधे बन करके और उसकी सेम की जो लताएं थी, जो बेलें थी, चारों ओर दीवार पे, बड़े की दीवार के सहारे फैल गई और बड़ी बड़ी लंबी लंबी फलियां, उंगलियों की जैसी फलियां जब बहुत सारी उन सेम की बेलों पर आई तो ऐसा लगा कि जैसे हमें इसका जो सफलता है वो हासिल हो गई है, मिल गई है। और जो फलियां हैं वो पूरे मोहल्ले में, अतिथियों ने, भीख मंगों ने, आने जाने वालों ने, सभी ने खूब दिन रात जी भर करके खाई। तब मेरी समझ में आया कि ये जो धरती है ये रत्नों को उत्पन्न करने वाली है। अब इस बात को मैं समझ गया हूँ। इसमें सच्ची ममता के दाने बोले हैं। जरूरत तो या आवश्यकता तो सिर्फ इस बात की है कि इसमें सच्ची ममता के सिर्फ प्रेम के दाने बोले हैं। इसी प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि हमें इस धरती पर रह करके, पृथ्वी को अपनी माता मानते हुए, इस धरती पर रह करके समता की, सद्भावना की, प्रेम के बीज सभी के हृदयों में बोले हैं। अर्थात सभी के साथ हमें समानता का व्यवहार करना है और प्रेम का व्यवहार करना है। तभी सच्चे प्रेम के दाने, सच्चे प्रेम के बीज हमें सभी इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बोले होंगे। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में मानवता की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी, दया और परोपकार की भावना होगी। तभी इस धरती पर हमें रह करके हम अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जन की क्षमता के दाने बोले हैं, इसमें मानवता ममता के दाने बोले हैं। जिससे उगल सके फिर धूली सुनहरी फसले, मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। यहाँ पर कवि कहता है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अर्थात हम जैसे कार्य करेंगे वैसा ही परिणाम हमें प्राप्त होगा, वैसा ही हमें उसका फल मिलेगा। अगर हम सही दिशा में सही प्रयत्न करके और सत्कर्म करें, अच्छे कार्य करें तो हमें उसका परिणाम भी अच्छा ही प्राप्त होगा और उसमें सफलता हासिल होगी। कवि कहता है कि इसमें जन की क्षमता के दाने बोले हैं कि इस धरती पर रहकर के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमें प्रेम के बीज बोले हैं। अर्थात मानव से प्रेम करे, क्षमता की भावना रखे, सामर्थ्य और समानता की भावना रखे, एक दूसरे के प्रति मानवता का धर्म निभाए। मानवता एक हमारा धर्म होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ममत्व की भावना होनी चाहिए। अर्थात इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमें ममता के बीज बोले, अर्थात प्रेम की भावना उत्पन्न करनी है। समता की और क्षमता, सामर्थ्य की भावना उत्पन्न करनी है। तभी इस धरती पर जो है प्रत्येक व्यक्ति मिलजुल करके प्रेम और सद्भावना से युक्त होकर के जीवन अच्छे से जीवन यापन कर सकता है। जिससे उगल सके फिर धूली सुनहरी फसले, मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। जिससे उगल सके फिर धूली सुनहरी फसले, जिससे कि जो फसलें थे वो मिट्टी से युक्त होकर के और सुनहरी सुंदर फसलें उत्पन्न कर सके। ये पृथ्वी अगर इस प्रकार के बीज यानी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बोएंगे तो उनके मन से जो अज्ञानता है, जो अंधविश्वास है वो दूर होकर के और सुनहरी फसलें यानी उनका भविष्य उज्जवल होगा और मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। जब प्रत्येक व्यक्ति जीवन में मानवता की भावना एक दूसरे के प्रति रखेंगे और श्रमशील होकर इस धरती पर हंसते हुए कार्य करेंगे तो इस संसार की प्रत्येक दिशा हंसती हुई नजर आएगी। मानो इस संसार की प्रत्येक दिशाएं
मानव को भी यह संदेश दिया है इस कविता के माध्यम से कि इस धरती पर रह करके प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, मनुष्य के हृदय में ममता के बीज और बोले के समानता की भावना और प्रेम की भावना प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होनी चाहिए। ऐसे विचार उसके हृदय में उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को कठिन परिश्रम और मेहनत करते हुए बिना किसी स्वार्थ के जीवन में आगे बढ़ते जाना है। एक दूसरे के प्रति प्रेम की, समानता की, सामर्थ्य की भावना रखते हुए यहाँ पर धरती कितना देती, जिस प्रकार से धरती जो है हमारे लिए रत्न उत्पन्न करती है, यानी धन धान्य से परिपूर्ण करती है और इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक जो व्यक्ति है उसका भरण पोषण करती है। उसी प्रकार से अगर धरती पर प्रत्येक मनुष्य सत्कर्म करे, अच्छे कार्य करे, मिलजुल कर रहे, प्रेम की भावना रखे, मानव की मानवता की से भावना रखे, प्रत्येक मानव की सेवा करे, तो यहाँ पर और धरती पर रह करके प्रत्येक कार्य को कठिन लगन से, परिश्रम से करे, तो उस कार्य में प्रत्येक व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है और मिलजुल करके रहता है। यहाँ पर ये विद्यार्थियों, ये आपका सुमित्रानंद पंत की जो दोनों कविताएं हैं वो समाप्त हो चुकी है। पहली है भारत माता और दूसरी है धरती कितना देती है। भारत माता जो कविता है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। भारत माता जो कविता है उसमें कवि ने, यानी ग्रामीण जीवन का जब हमारा देश पराधीन था तो उस समय हमारे जो भारत माता है, जो हमारी माता है, पृथ्वी है, उसकी स्थिति कैसी थी इसका ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण कवि ने किया है कि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या जो है गाँव में ही निवास करती है। इसीलिए हमारी भारत माता को ग्रामवासिनी यानी गाँव में निवास करने वाली कहा गया है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में ही निवास करती है। और वहाँ का यानी कि ग्रामीण परिवेश कैसा है इसका चित्रण कवि ने भारत माता कविता में किया है। जब हमारा देश पराधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय वहाँ की स्थिति कैसी थी। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत देश में रहता है, जो गाँव में रहता है, वो अज्ञानता, अशिक्षा और असुरक्षा के कारण उसकी स्थिति कैसी है इसका भी चित्रण कवि ने भारत माता कविता में किया है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया और महात्मा गांधी जो है उनका अहिंसात्मक आंदोलन जब शुरू हुआ, तो यहाँ पर कवि कहता है कि यहाँ पर जो अहिंसात्मक आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया तो लगने लगा कि अब हमारा देश जो है आजाद होने वाला है और हमारी भारत माता अधिक दिनों तक परतंत्र नहीं रहेगी, ऐसा कवि ने कहा है। और अशिक्षा, अज्ञानता इतनी तो पहले भी नहीं थी, क्योंकि गीता प्रकाशिनी कहा गया है भारत माता को। गीता का प्रकाश करने वाली जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनकी रचना भी भारत देश में हुई है, इसलिए गीता प्रकाशिनी, भगवद गीता प्रकाशिनी भी भारत माता को कहा गया है। और वहाँ यहाँ भारत की जो पराधीनता है उस समय भारत माता कविता कवि ने लिखी, उसी का वर्णन उसमें किया गया है भारत माता कविता में। दूसरी कविता है धरती कितना देती है, कि ये धरती जो है हमारे लिए माता के समान है, एक माता की तरह ये हमारा भरण पोषण, पालन पोषण करती है, लेकिन हम सही कार्य नहीं करके और इसे ही बेकार बता देते हैं। ये हम स्वार्थ और लोभ के कारण करते हैं। इस कविता में धरती कितना देती है, कवि ने धरती को रत्न प्रस्विनी यानी रत्न उत्पन्न करने वाली
यहाँ पर कवि को समझ में आ गया कि धरती जो है रत्न उत्पन्न करने वाली है। ये इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण करने वाली है और ये मैंने स्वार्थ के कारण धरती को अनुपजाऊ बता दिया। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह भी संदेश दिया है कि इसी प्रकार से इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक मानव को मानवता की भावना रखते हुए बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी लोभ लालच के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मानवता की भावना रखनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ममता की भावना, प्रेम की भावना, समानता की भावना रख के बीज बोने चाहिए। अर्थात ऐसे विचार, ऐसी भावना प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक भारतवासी के हृदय में होनी चाहिए। तभी हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है और प्रत्येक व्यक्ति प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है। यही संदेश कवि ने हमें इस कविता से दिया है। धन्यवाद।